भोपाल उसके लिए भी तैयार नहीं है। भोपाल को कम से कम 5 साल और लगेंगे। जैसे तालों में नैनीताल बोले जाता है, भोपाल मतलब तालों के लिए जाना जाता है। तालों की नगरी, झीलों की नगरी भोपाल है। स्पोर्ट्समैन कुछ भी कर सकता है। ये ग्राउंड ऐसा है जो हमें हर चीज से जोड़ के रखता है। मार्केट, समाज, देश किस तरफ जा रहा है, जाएगा, उस पर फोकस रहता है। तो मोटो है हमारा कि ऐसी चीजों को प्रमोट करना जो हेल्दी हो। लेकिन मैं मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत को बोलता हूँ कि भारत से अच्छा टूरिज्म कहीं का नहीं हो सकता। जरूरत है उसको प्लेटफॉर्म देने की। देखिए, मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार ने तो काफ़ी नया प्रयास इनिशिएटिव लिया है और आपके ब्लड को, आपके कैलकुलेशन को और आप कब जन्म लिए हैं, आपका मूल क्या है, आपका अस्तित्व क्या है, वो आज भी बता देते हैं। और आज भी एक्सपर्टीज है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। एक ही चीज़ है जो पहले से ही तय है, बाकी समय इनोवेशंस के हैं। लेकिन लोग धीरे धीरे ये आधुनिकता और ये जो वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के चक्कर में अपने मूल चीज़ों को छोड़ते चले गए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी 360 डिग्री आपको सिखाती है, जो मल्टीपल एरियाज में एक्टिव हैं, जिनकी पर्सनैलिटी देख करके आपको लगता है कि यार एक सेकंड, इतनी सारी चीज़ें मैनेज कैसे हो रही हैं। और ऐसी एक शख्स है जिनके बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे यही लगता है कि हर बार के कोई एक नया वेंचर आ रहा है, हर बार कुछ एक नई चीज़ें कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। तो मैं हमेशा ये पूछना चाहता हूँ कि सर कैसे मैनेज करते हैं आप? एक पॉलिटिशियन भी हैं आप सोशल वर्कर भी हैं, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, बहुत सारे इनोवेटिव काम ऑलरेडी कर रहे हैं। यस, नन अदर देन श्रवण मिश्रा सर इस वक्त मेरे साथ में है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले जो मेरा सवाल जो मैंने पूछा था कि कैसे इतनी सारी चीज़ें मैनेज, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि 2 नाव की सवारी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देती है, और आप तो मल्टीपल चीज़ें आप मैनेज कर रहे हैं। आप पॉलिटिशियन तो हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मैं कुछ भी मैनेज नहीं करता हूँ, बस मैनेज हो जाता है। और मैं ये मानूंगा कि इसमें जीवन में स्पोर्ट्समैन कुछ भी कर सकता है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने किसी टेस्ट को इनहेल किया है, जैसे मैंने गूंगे को गुड़ खिला दो और उससे स्वाद पूछो उसका कैसा है, तो वो उसको फील कर सकता है, लेकिन वो आपसे उसके एक्सप्रेशन से समझ सकते हो कि वो क्या महसूस कर रहा है। तो स्पोर्ट्स जो स्पिरिट होती है वो ऐसी चीज़ है कि आपको हमेशा नया वेंचर करने के लिए मेंटल प्रिपेयर करती है। और खिलाड़ी कभी बैठ नहीं सकता है खेलने के बाद, अगर वो कभी इंजर्ड होता है या वो किसी कारण से स्पोर्ट्स से बाहर भी होता है, तो वो नए दिशाओं में नई चीज़ें क्रिएटिव्स करना चालू कर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खेल, ये ग्राउंड ऐसा है जो हमें हर चीज़ से जोड़ के रखता है और हमें हमेशा नया कॉन्सेप्ट, नया वेंचर, हमारा ब्रेन अपने आप चारों दिशाओं की तरफ मूव करता है और हम नई चीज़ें सोच पाते हैं। अभी कितने वेंचर्स इस वक्त आप चला रहे हैं? मेरे पास वर्तमान में मेरे करीब 30 वेंचर्स हैं, जो फूड, रेस्टोरेंट, कैफ़े, सलून्स, कॉस्मेटिक और रिसोर्ट सेक्शन के हैं। क्या? तो वही मैंने जो बोला कि इतनी सारी चीज़ें, जैसे आपने बोला कि मैनेज करना तो ईजी, लेकिन कभी थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा रिस्क वाला भी मैटर है कि मल्टीपल चीज़ें हैं, फोकस नहीं कर पाए, तो ऐसा कभी लगता है? आप देखिए, जब तक रिस्क आप नहीं कवर करेंगे, जब तक आप बड़ा हो ही नहीं सकते। अगर घुड़सवारी करनी है तो जब तक गिरेंगे नहीं तो घुड़सवारी आपसे हो ही नहीं पाएगी। तो बिना रिस्क के बड़े बनने की संभावनाएं ना के बराबर है। और दूसरा, अगर रिस्क आप नहीं करेंगे तो अपनी चीज़ को कैसे, मतलब हमारा कहते हैं एक्सपांसन की तरफ या एक्सटेंशन की तरफ लेके जाएंगे, बढ़ाएंगे कैसे उसको। और रिस्क तो घर में है, घर में बैठे हैं, कोई कैजुअलिटी हो जाए, छत गिर जाए। तो लाइफ में ये कभी सोचना नहीं चाहिए। हम तो 2 तरीके हैं सोचने के, एक गिलास भरा है कि गिलास खाली है। तो डिपेंडेंसी आप पे ऊपर होती है कि हम किस परिपक्व में, किस परिप्रेक्ष्य में लेके जाते हैं। तो मेरा मोटिव हमेशा है कि भरा कितना है उस पर मेरा फोकस रहता है, संभावनाएं कितनी है मेरा उस पर फोकस रहता है। मार्केट, समाज, देश किस तरफ जा रहा है, जाएगा, उस पर फोकस रहता है। अब जीवन में 2 चीज़ हैं, एक खोना है, एक पाना है। तो आप अगर प्रयास नहीं करेंगे और बिना प्रयास करे गिरने से अच्छा है कि हम प्रयास करके गिरें। तो हमारा उतना एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है और हमारे नए वेंचर्स में वो एक्सपीरियंस हमारे कहीं काम आता है और हमारी कैजुअलिटी को कम करता है। अभी बिजनेस पर तो हम आएंगे, थोड़ी सी इनसाइट पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कैसे जर्नी शुरू हुई? क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स बहुत समय मांगती है। एट द सेम टाइम जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस भी बहुत समय मांगती है, बहुत सारे एफर्ट्स मांगते हैं। तो कैसे ये जर्नी शुरू हुई और किस तरह से, पहले क्या शुरू किया आपने? आप स्पोर्ट्समैन पहले थे? मैं एक राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा जो इंडिया के लिए खेला
और इत्तेफाक ये था कि मैं मल्टीपल गेमों में नेशनल प्रेजेंट किया, इंडिया प्रेजेंट किया। अच्छा। और मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी, पर मैं एक मध्य प्रदेश से सीके नायडू, विनू मंकट सभी ट्रॉफियाँ खेली हैं, सेलेक्टेड था, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर था उस समय। अगर मुझे लगता है कि आईपीएल होता आज के उस समय पे, तो हम आईपीएल खेलते। और बहुत ही हमारे जूनियर हैं जो इंडिया अभी भी खेल रहे हैं। फिर मैं एथलेटिक्स अच्छा था, मेरे डेकाथलॉन के इवेंट्स है जिसमें नेशनल मेडल है मेरे, स्कूल गेम्स के भी, ओपन के भी। और फिर एक जर्नी ऐसी आई जो मोमेंट्स हुआ एजुकेशन के साथ साथ में, कि मैं ये इवेंट तो प्रेजेंट कर ही रहा था, और मेरी हाइट पर्सनालिटी के कारण मुझे एक ऐसे कोच मिले जो इंडिया टीम को प्रेजेंट कर रहे थे, और मुझे वो वॉलीबॉल की ओर लेके चले गए मेरी हाइट को लेकर। पर मैं श्योर नहीं था, पर वो श्योर थे, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। और वो ट्रेन में एक जर्नी और मेरे यात्रा को एक नई दिशा दी। और फिर मैं वहाँ से वॉलीबॉल का एक राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल के आया, और मैं वॉलीबॉल खेला। फिर उसमें मैं पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती हुआ, काफ़ी समय तक मध्य प्रदेश पुलिस में रहा। इसके पहले अन्य राज्यों में भी मैं गवर्नमेंट ऑफिसर रहा। तो वो जर्नी मुझे स्पोर्ट्स ही सभी चीज़ों से कनेक्ट करती चली गई। फिर जो मेरी स्पोर्ट्स में पूरे इंडिया टूर, इंडिया के बाहर के टूर, ये सब चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस में काउंट आते रहे, क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसा था कि मुझे दर्शन पसंद था, इनोवेशन पसंद था। तो मैं चीज़ों में कुछ ना कुछ क्रिएटिव्स करता था, जिसका खामियाजा कभी घर में पिटाई भी होती थी कि भाई कोई नई चीज़ है ज़बरदस्ती खोल के बनाना। तो हमारे समय में, जो आज के समय में जिसको कहेंगे कौशल, हमारे समय में किसी भी हमें इलेक्ट्रीशियन, वेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम घर में ही सभी लोग करते थे, ऐसा मुझे लगता है। वो समय का दौर ऐसा था कि हम खुद गर्मियों में कूलर सही करते थे, इलेक्ट्रिसिटी करते थे, मतलब घर के मैक्सिमम हम सेमी इलेक्ट्रिशियन होते थे। तो वो चीज़ें थी जो हम लोगों के एक्सपीरियंस में थी। फिर स्पोर्ट्स में आए, स्पोर्ट्स से पुलिस में आए, पुलिस में स्पोर्ट्स के लिए, पुलिस के लिए खेले, कंटिन्यू रहा। फिर एसटीएफ में काफ़ी समय रहा। फिर उसमें मैं मतलब 10वीं उन्मूलन एक टीम का हिस्सा बना, जिसमें हमने जगजीवन परिहार का इनकाउंटर किया, जो एक बहुत बड़ा इनकाउंटर था, जो 20 घंटे लाइव इनकाउंटर चला, जिसमें हमारे साथ के कुछ नौजवान अधिकारी, कर्मचारी उसमें कोलैप्स हुए। और वो लाइव इनकाउंटर था जिसमें हम भी इंजर्ड हुए थे। उसमें भी हमें ओटी मिला, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला। उसके बाद मैं चूँकि संगठन से कनेक्ट था, तो फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी। जॉब ऐसे छोड़ी कि युवा मोर्चे में उसी समय मेरी कार्यकारिणी में प्रदेश पदाधिकारी की घोषणा हुई। और मन बना लिया कि मैं ये सभी चीज़ों को छोड़ के वापस समाज के लिए कुछ करने का मूड था। क्योंकि जॉब में कहीं ना कहीं एक हमारे साथ बाउंडेशन रहती है कि हम अपने मन की हर बात को नहीं कर सकते। वर्दी एक डिसिप्लिन सिखाती है, तो वो डिसिप्लिन के कारण हम अपने बातों को मुखरता के साथ में या बाउंडेशन के साथ में करने की मनाही होती है। तो हम कहीं ना कहीं अंतर द्वंद्व चलता रहा कि लोगों के लिए करना है तो कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं रिस्क। मैं ये कहूँगा कि जब मैंने जॉब छोड़ी तो उसमें 32 का था मैं, जॉब स्किप करके जब आया था। तो घर में भी काफ़ी नाराज़गी थी, दोस्तों में था कि तुमने जॉब क्यों छोड़ा, तुम्हारे बैचमेट सब आज इस लेवल पे हैं, छोड़ोगे तो ठीक नहीं है, रिस्क है जॉब में। तो मैंने कहा जीवन में रिस्क तो हर जगह है, रिस्क है, घर में बैठे हैं, बाहर जा रहे हैं, गाड़ी कहीं लग जाए, तो ये जीवन में रिस्क, मतलब मानव जीवन एक बार मिला है तो मैं उसको जीना चाहता हूँ। और जब तक मैं उसमें कुछ करूँगा नहीं नया, तो लोगों के लिए कैसे कुछ कर पाऊँगा। तो फिर एक जॉब की जर्नी थी जो एक जगह आके रुकी। उसके बाद मेरा एक सामाजिक दायरा बढ़ा, युवा मोर्चे में रह के उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वच्छता का बड़ा प्रकल्प चलाया गया, जिसमें नदियाँ, घाट, सफाई की बहुत सारी प्रतिमूर्ति को लेके कैंपेनिंग हुई, जिसका मैं मध्य प्रदेश में युवा मोर्चे का संयोजक हुआ करता था। फिर मैंने पूरे घाट, नदियों के, मंदिर कैंपेनिंग करके लोगों को स्वच्छता, रोड में किसी प्रकार की गंदगी न, इसकी कैंपेनिंग को लेके रोड मैप बनाया, जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, तत्कालीन हमारे संगठन के लोग सभी उसका एक हिस्सा बने और हम लोगों ने अच्छी कैंपेनिंग करी। उसका पारितोषिक ये रहा कि भाजपा ने फिर मुझे इस बार भाजपा में खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक बनाया, जिसके माध्यम से मैं अपने पुराने समय की छूटी हुई जर्नी को वापस किया और ग्रामीण परिवेश के बच्चों को टैलेंट सर्च के माध्यम से निकालने की कोशिश की। क्योंकि हमारे, आपने देखा होगा कई जगह मेरे इंटरव्यू में कि हमारे यहाँ ज्योग्राफिकल समीकरण के आधार पर भगवान ने बॉडी कल्चर बनाया है और हर व्यक्ति का एक बॉडी पोटेंशियल होता है। तो मैंने कोशिश की कि उसका पोटेंशियल, उसी की गति को उसके खेल की तरफ लेके जाएं। आप पर्टिकुलर व्यक्ति की पोटेंशियल को उसी गेम की तरफ ले जाने का प्रयास किया जो जिस गेमों में कम समय में ज़्यादा
पोटेंशियल दे सकता है और अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए मेडलिस्ट बन सकता है और समाज के लिए एक प्रेरक बन सकता है। तो ये जर्नी चलती रही, जिसमें हम लोगों ने मध्य प्रदेश में पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक के खेलों महाकुंभ, सांसद ट्रॉफी, विधायक ट्रॉफी, महापौर ट्रॉफी, ऐसे माध्यम से महिला, पुरुष, दिव्यांग जो थे जिनके अंदर हमें लगा कि ये पोटेंशियल है, नंगे पैर भी कुछ बच्चे 100 मीटर 10.5 सेकंड 10 सेकंड में लेके आ रहे थे, तो हमने कोशिश की और उनको दिशा और दशा देने की प्रयास किया। उसके कारण पन्ना जिले को वॉलीबॉल एकेडमी मिली, ग्राउंड्स मिले, अन्य जिलों में भी हुआ। तो ये एक ऐसा रहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज़ों का संकल्प लेके चलते हैं तो कारवां अपने आप खड़ा हो जाता है और लोग उसके पीछे बढ़ते चले जाते हैं। बस ज़रूरत है एक शुरुआत की, एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लेने की। तो मैंने पूरी कोशिश की अपना एफर्ट डालने की और उसमें जो भी प्रशासन का, तत्कालीन लोगों का एक सहयोग मिला और एक जर्नी जो है एक संस्मरण के रूप में खड़ी हो गई। जब 32 पर आपने जॉब छोड़ी, ऐसा माना जाता है कि ये वो उम्र होती है जिसके बाद में स्टेबिलिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कि अब तो आपको एक फिक्स इनकम भी देखनी है, अब आप रिस्क नहीं ले सकते, ऐसा माना जाता है कि आप रिस्क ले रहे हो, आप बिफोर 30 आप ले लो। तो उस वक्त आपको ऐसा डर नहीं लगा कि यार अभी तो थोड़ी स्टेबिलिटी, व्हाट इफ मतलब जो मैंने सोचा है वो नहीं हो पाया, जो आमतौर पर मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आते हैं जो सवाल? मैंने जीवन में कभी, जो मेरा बेसिक एक फंडा था ना, मैंने मतलब ऐसा कभी सोचा ही नहीं, रिस्क लेने पे कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। मेरा एक ही लाइन है कि मानव जीवन एक बार मिला है और लाइफ एक बैटल रेस है। बैटल रेस में आपने देखा होगा, रिले है, चाहे 4x4 की हो, 4x1 की हो, जो भी रिले है, रिले का मतलब है कि बैटल मिली है तो आपको लेके भागना है। ये नहीं देखना है कि आप फिनिशिंग पॉइंट में थे कि स्टार्टिंग पॉइंट में थे, कि बीच में आपको बैटल मिली है। तो मैं लाइफ को भी यही मानता हूँ कि रिस्क क्या है। रिस्क मेरी भाषा में एक हमारा न्यूरोलॉजिकल एक कॉन्सेप्ट है जो समाज के द्वारा दिया गया है। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि वो 4 लोग क्या सोचेंगे, वो 4 लोग वही 4 लोग हैं जो आखिरी आपके यात्रा में आपको कंधे देते हैं। तो वो 4 लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे, तो वो क्या सोचेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये उनका काम है सोचना, जो समाज इसी के लिए बना है। समाज का काम है अच्छाई और बुराई का मूल्यांकन करना और आपस में उसके तर्क संगत चीज़ों को प्रस्तुत करना। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि समाज ये सोच रहा है, तो हो सकता है आपके अंदर का दबा हुआ टैलेंट मर जाए। तो मेरे हिसाब से मैंने रिस्क को 100% कोशिश की कि पोटेंशियल में बदला जाए, और उसमें काफ़ी नाराज़गी मिली। घर परिवार के लोग नाराज़ थे कि तुमने नौकरी जो की, तो मुझे अब लगता है कि रोटी कपड़ा मकान ही सब कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समाज ने आपको दिया है, तो समाज को रिटर्न भी करना है, तो इसी जीवन में रिटर्न करना है। तो एक प्रयास था ऐसा कि हम निकलें और लोगों के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए कुछ करें। और उसके बाद निकलना मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी खुश हूँ अपने कामों से, और काफ़ी समय मिलता है मैं अपने सभी मन के कामों को करने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि जो मन में सोचा था कभी सालों पहले, कहीं दब गया, और उसके बाद अचानक वो फिर वापस जर्नी का एक हिस्सा बना, और फिर वो एक मिसाल के तौर पे बनता चला गया। तो कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं इस वक्त जिनमें आपके वेंचर हैं जो आप संभाल रहे हैं? अब मैं अगर सामाजिक कामों की बात करूं तो एक अलग है, व्यापारिक कामों की बात करूंगी तो अलग है, अगर पॉलिटिकल चीज़ों की बात करूंगा तो अलग है। सभी के रंग रूप, तरीके, काम करने की शैली। व्यापारिक से शुरू करते हैं। व्यापारिक में अगर मेरा कहेंगे तो मेरा पहला वेंचर था पिचेस की जो संरचना थी हमने डीबी मॉल में करी, और फूड के कैफ़े हैं, लाउंजेस हैं, जिसमें कोशिश की भोपाल को एक नया एम्बियंस, नया कल्चर प्रमोट करने की। पर कुछ कंडीशनल हमने उसमें प्रमोट किया कि हमारी चीज़ों को एक रिस्ट्रिक्शंस हो और लोगों को कंफर्ट फील हो और सिक्योर फील हो, ताकि ये लगे कि हम अपनी चीज़ों को अपनी जगह पे एंजॉय करते हैं। और उसके बाद फिर हमारा क्लासिक कैफ़े पॉइंट आया, जिसमें कॉफ़ी और चाय का ऐसा है जो हैंडमेड कॉफ़ी जिसको बोलते हैं, कि हम खुद ही बीन्स को रोस्ट करते हैं, ग्राइंड करते हैं, फिर एक नॉर्मल टेम्परेचर पे हम क्लाइंट को अवेलेबल कराते हैं। जैसे स्टारबक की कॉफ़ी है या सीसीडी की जो कॉफ़ी है, इंडियन टेस्ट को हमने पकड़ने की कोशिश की, और हमने अपनी कॉफ़ी को उनके कंपेयर में एक वो टेस्ट डेवलप किया जो हमारे इंडियन को स्वाद के तौर पे हम समझते हैं। इंडियन हर व्यक्ति को टेस्ट चाहिए, उनको हेल्थ के अलावा अपने टेस्ट पे बहुत ज़्यादा मतलब वो पजेसिव रहते हैं। तो आप अगर इन स्टारबक की अमेरिकानो पियेंगे और सीसीपी या ब्लैक बीन्स की अमेरिकानो पियेंगे तो आपको बहुत
अलग डिफरेंस आएगा और आप, मुझे लगता है कि पूरी अमेरिकानों का टेस्ट आप जो है ले सकते हैं और पूरा आप उसको पी सकते हैं। स्टारबक की जो अमेरिकानों में अंतर है और चूंकि वो एक बॉडी वार्म और वहाँ के कल्चर के हिसाब से बना हुआ प्रोडक्ट है, तो उनकी जो ग्राम की मात्रा है, रोस्टेड का तरीका है, जो उसकी हार्डनेस है, वो कहीं ना कहीं इंडियन टेस्ट से थोड़ा सा सिमिलर नहीं आती है। तो मैंने कोशिश की कि इंडियन टेस्ट के साथ में काम करने की, इंडियन फूड को बनाने की। हमारे यहाँ रागी की ब्रेड्स बनते हैं, मफिन्स हमारे रागी के हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हॉलैंड नट्स हैं, जो केक्स हैं, तो वो हम खुद हैंडमेड करते हैं। हमारी खुद की बेकरी है जिसको हम अपने तरीके से तैयार करते हैं, जिसमें कोशिश की है हमने कि सुपर फूड को ऐड करें। और वो सुपर फूड में ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, ये सभी वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम आटे के रूप में, कुकीज़ के रूप में इस्तेमाल करके और मार्केट में और जिनको ज़रूरत है उनको अवेलेबल कराते हैं। तो ये हमारी जर्नी थी। उसके साथ में हमारा अभी हाउस ऑफ रास्ता है जो एक लाउंज है, जो प्रीमियम बूफे है, जिसमें आप इंडियन टेस्ट के लिए कंपेयर देन पैराडाइफ ग्रिल, मैरियट एंड देन जहानुमा, हमारा मोटिव ये है कि उससे बेहतर क्वालिटी, टेस्ट, एम्बियंस एक म्यूज़िक के साथ में, एक कॉन्सेप्ट के साथ में अवेलेबल कराने का। तो हमने हाउस ऑफ रास्ता में वो प्रमोट किया है और हम खुद कोल्ड प्रेस मशीन लगाते हैं जो हमारे आउटलेट में लगी मिलेगी और जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने ऑयल को हम उसी समय रिक्वायरमेंट निकालते हैं और उसको फुलफ़िल करते हैं। तो फिल्टर ऑयल को ना यूज़ करके पूरा न्यूट्रिशियस ऑयल को यूज़ करते हैं और रिफाइंड ऑयल हम अपने आउटलेट पे, किसी आउटलेट पे नहीं चलाते हैं। हमारी एक यूएसपी है। और उसके बाद हमारा एक ब्रांड है माई बार 360, जिसमें इंडिया का पहला 360 विजुअल पैनल है, 360 हैंगिंग बार है, 360 राउंडेबल बार है। कहीं से कोई भी व्यक्ति बैठ के म्यूज़िक को, डीजे को, प्लेटफॉर्म को किसी भी एंगल में बैठेगा उसको विजुलाइज रहेगा, ताकि लोग अपनी प्राइवेट पार्टी एंजॉय करें, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करें। केबिन्स ऐसे हैं कि वो अपने कपल्स, अपनी फैमिली के साथ में एक साथ 10 परिवार, 15 परिवार अपनी इस प्राइवेट जोन को एंजॉय कर सकते हैं। मोटिव ये था कि भोपाल इसके लिए तैयार नहीं था, तो ये हमारा वेंचर आगे आने वाले समय में इनको प्रमोट करेगा, ताकि मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म फंड्स है और जो हमारा कहना चाहिए इकोनॉमिकल बैलेंस है, वो अन्य राज्यों को ना जाके, गोवा को ना जाके एंड आउट ऑफ इंडिया ना जाके, मध्य प्रदेश में भी इन कल्चरों को वापस लाएं, ताकि हमारी मध्य प्रदेश की इकोनॉमी और टैक्सेस पॉलिसी मजबूत हो, बैलेंस हो। और ऐसे करके हमने 30 ब्रांड बनाए हैं जो अभी अपकमिंग दिल्ली में है, सीपी में है, जो प्योदा ढाबा करके हमारा कॉन्सेप्ट है, जो लग्जरी प्रीमियम डाइनिंग है, जो मस्टर्ड ऑयल में नॉर्थ इंडियन फूड को प्रमोट कर रहे हैं। और बॉम्बे के थाने में हमारा एक आउटलेट आ रहा है, बियर फैक्ट्री नाम है उसका, बियर फैक्ट्री। कॉन्सेप्ट है एक्चुअल न्यूरोपैथिक गेम्स है, उसमें हर टेबल में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है जिसमें आप उसको सॉल्व करिए और उसमें आप फ्री, आपको पूरा फूड प्लाटर, अनलिमिटेड बियर्स, और ये सब क्राफ्ट बियर्स है जो हैंडमेड है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान में हमारे जनजाति भाई खुद की अपनी वाइन बनाते हैं, जिसमें सरकार ने उनको एक कैपेसिटी दी है कि वो 5 लीटर अपना बना सकता, कंज्यूम कर सकता है। तो मोटो है हमारा कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना जो हेल्दी हों और स्वास्थ्य के साथ में हमारे चीज़ों को वो मैनेज कर सकें। तो ऐसे हमारे जो ब्रांड्स हैं उसमें बियर फैक्ट्री है, मुसाफिर है, बंजारा है, ये भी थीम बेस है बंजारा, कि हमारे जो बंजारे समाज के लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं, चाय का कल्चर कहाँ से आया, कॉफ़ी का कल्चर कहाँ से आया, फूड का जो ये आउटिंग का कल्चर कहाँ से आया, इन सभी को अडॉप्ट करके मुसाफिर, बंजारा, बटरफ्लाई, ऐसे करके करीब 30 ब्रांड हमने रन किए हैं। रिसोर्ट भी बना रहे हैं। हमारा एक कैफ़े है जो औरा माल से लगा हुआ है, जिसमें पूरे इंडोर गेम्स हैं, न्यूरोपैथिक गेम्स हैं। आप टाइम लिमिट में पजल सॉल्व करिए, कॉफ़ी फ्री, फूड फ्री। चूँकि हमारा मोटिव है कि आज के इस व्यस्तता के समय में लोगों को उनके ब्रेन को कैसे स्ट्रेस फ्री करना है, तो उसको पहले उसके बेसिक कामों से दूर करना है। तो उसको हमने एक काम में लगा दिया कि वो पजल सॉल्व करेगा। पजल सॉल्व करेगा तो उसमें माइंड को फ्रेश करेगा, उसके स्ट्रेस को कम होगा। तो हमने कॉफ़ी फ्री करने का मोटिव दिया कि हमें कुछ भी चीज़ जीतने की जो मानव जिज्ञासा होती है ना, जो हम अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं, तो हमने ऐसे गेम किया है ताकि गेम में वो अपने आप को फ्री करे, स्ट्रेस फ्री करे और फूड का भी मजा ले। इसमें पूरे मैक्सिकन फूड्स हैं, जो एक यूरोप विलेज टीम पे हमारा कैफ़े बना है, जो अंदर ऐसा लगेगा कि यूरोप में कैसे ग्रामीण कल्चर है, कितनी ग्रीनरी है, पीस है, और जिसमें हम अपने माइंड्स को स्ट्रेस फ्री करके अपने फूड को एंजॉय कर सके, अपने समय को अपने कपल के साथ में, अपने फैमिली के साथ में कैसे फील कराएं। ओके। तो जब हम बात भोपाल की करते हैं तो भोपाल में
अभी किस तरह का माहौल है जब हम बिजनेस वाइज बात करें, या जैसे आपने बोला आपके ऑलरेडी 2 से 3 ब्रांड्स हैं जो लाउंज या बार या फिर कैफ़े का भी एक ब्रांड है, तो क्या अभी वैसा एनवायरनमेंट भोपाल में है जिससे ये फील्ड सिक्योर है और इस फील्ड में कह सकते हैं कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं? मैं तो यही कहूँगा कि अभी मैं उतना नहीं समझ पा रहा हूँ, भोपाल उसके लिए अभी तैयार नहीं है। भोपाल को कम से कम 5 साल और लगेंगे जब तक यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया मूवमेंट नहीं बढ़ेगा, आईटी हब नहीं डेवलप होंगे। क्योंकि क्या होता है कि आईटी हब डेवलप होने से 24/7 का मार्केट डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। पुलिसिंग उसके लिए बहुत स्मार्ट पुलिसिंग की आवश्यकता है, ताकि क्राइम और जीरो टॉलरेंस हो, जीरो क्राइम हो, और ताकि लोग अपने को सेफ फील करें। कभी रात में आईटी जोन 24 घंटे काम करता है, रात में अगर वो निकलते हैं तो उनके लिए फूड अवेलेबल हो, फूड की जगह सिक्योर प्लेस अवेलेबल हो। तो भोपाल मुझे लगता है कि आने वाले 5-6 सालों में इनको पूरा करेगा। लेकिन जब तक अब प्लेटफॉर्म जनरेट करेंगे, चूँकि हम डिमांड जनरेट करेंगे तो चीज़ों की पूर्तियाँ होना चालू हो जाएंगी। तो डिमांड जनरेट करने का समय है। हाँ, ये राइट समय है छोटे छोटे कैफ़े की तरफ जाने का, छोटे छोटे लाउंजेस की तरफ जाने का, मल्टीपल फूड्स की तरफ जाने का। ये समय है कि अभी से आप अपना प्लेटफॉर्म बनाएं, ताकि समय आने पे वो चीज़ें आपको आपका मुकाम और आपको पहचान दे सकें। तो जब भोपाल की बात करते हैं तो नाइट लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है, उसके पीछे का रीज़न सेफ्टी सिक्योरिटी दिया जाता है। डू यू थिंक कि कोई भी शहर उतना मॉडर्न, उतना एडवांस बिना नाइट लाइफ के हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर उसकी एक मोनोपोली तय हो और इंडियन लोगों का माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आपको 12 बजे अपने घर लौटना है, तो तरीका उसका ये है कि सरकार की तरफ से एक मैसेज हो, देश के लिए पूरा मैसेज हो। लेकिन फिर जब हम उनको किसी बॉन्ड में बांधते हैं तो इंडियन लोग क्या करते हैं कि स्विच कर जाते हैं। इसलिए गोवा का टूरिज्म बढ़ता है, बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया, कोलंबो। आपने अन्य देशों की तरफ देखा होगा कि फॉरेन टूरिज्म बढ़ा है। लेकिन मैं मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत को बोलता हूँ कि भारत से अच्छा टूरिज्म कहीं का नहीं हो सकता। ज़रूरत है उसको प्लेटफॉर्म देने की, ज़रूरत है उसको प्लेटफॉर्म के साथ प्रमोट करने की, लोगों तक पहुँचाने की, और उसको पब्लिक को सिक्योर फील कराने की। अगर हम अपने देश का टूरिज्म बढ़ाते हैं तो हमारा रिलीजियस टूरिज्म भी, हमारा एनवायरनमेंट टूरिज्म भी, और हमारा कहना चाहिए कि रिवर टूरिज्म भी बहुत बड़ा है। भारत मेरे ख्याल से 3,42,000 वर्ग किलोमीटर या बहुत बड़ा एक रोड मैप है, जिसमें फॉरेस्ट टूरिज्म बहुत बड़ा है। हमारे साथ में चाय के बागान है, रिसोर्ट्स ला सकते हैं, गोल्फ क्लब है, गोल्फ रिसोर्ट रन कर सकते हैं, हेरिटेज है, जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स है, हज़ारों साल पुरानी है, आज भी खड़ी हैं। उनका प्रमाण है, वो खुद स्वयं खड़ी हैं। ज्योग्राफिकल समीकरण में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। लेकिन अगर उनको हम टूरिज्म और इंटरनेशनल टूरिज्म को अगर हम प्रमोट करते हैं तो मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी अन्य देशों की इकोनॉमी की अपेक्षा एक बूम कर सकती है। थाईलैंड का अगर एक बात हमारे इंडियन रुपीज़ से आज भी वो भारी पड़ता है, 2.5 रुपये का एक बात है। इंडियन रुपीज़ आज भी छोटी है और उसके पास कोई इंडस्ट्री प्लान नहीं है, सिर्फ एक टूरिज्म है जिसके थ्रू वो ग्रो कर रहा है। तो हमारे पास तो बहुत बड़ा है, थाईलैंड के बराबर तो हमें लगता है कि हमारे भारत का कोई भी एक छोटा सा हिस्सा उससे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि में। तो भारत में ज़रूरत है टूरिज्म प्रमोट करने की और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को बहुत इजी गोइंग करने की, ताकि वो भारत दर्शन को प्रमोट करेंगे तो विश्व की इकोनॉमी में आज हम विश्व गुरु के तौर पे जो बनने जा रहे हैं और जल्दी और एक इकोनॉमी बैलेंस करने में मदद मिलेगी। डू यू थिंक कि जो पोटेंशियल हमारे एमपी में या भोपाल की बात करें, जो पोटेंशियल है टूरिज्म को लेकर के, वो यूटिलाइज हो पा रहा है अभी? देखिए, मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार ने तो काफ़ी नया प्रयास इनिशिएटिव लिया इन सब चीज़ों को, जो एक लैंड के तौर पे सरसी टूरिज्म अभी सरकार ने डेवलप किया है, जो एक तरह से मालदीव की तरह है, जो शहडोल ज़िले की एक आबादी में जो देवलोन बांध है, डैम है, उसका बैक वाटर उसमें करके सरसी डैम को, आइलैंड को प्रमोट किया है। ऐसे मध्य प्रदेश में मुझे लगता है हज़ारों पॉकेट हैं जिसको डेवलप किया जा सकता है और जिसको प्राइवेट मॉडल में डेवलप किया जा सकता है, ताकि जिसमें सरकार का रेवेन्यू भार कम आए, जिसमें सरकार के जो हमारी एसेट्स हैं उसमें बढ़ोतरी हो और सरकार के ऊपर कोई बर्डन ना आए। तो मुझे लगता है कि इसमें हम खुद रीडेंसिफिकेशन और पीपी मॉडल पे जाकर लोगों को आमंत्रित करके, नए युवा हैं जो व्यवसायी हैं, उत्साही हैं, और उनको हम प्लेटफॉर्म देंगे तो निस्संदेह हमारा मध्य प्रदेश का जो है टूरिज्म बढ़ेगा। भोपाल के पोटेंशियल के बारे में क्या कहना है, और भोपाल से ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको अभी भी मतलब देखा जाना बाकी है? आज भी मैं देखा कि 10 साल पहले, 20 साल पहले जो बड़े तालाब का एरिया था, आज भी उतना ही है वो।
और जैसे तालों में नैनीताल बोले जाता है, तो भारत में भोपाल जो है, भोपाल मतलब तालों के लिए जाना जाता है, तालों की नगरी, झीलों की नगरी भोपाल है। और इतने सारे यहाँ ताल हैं जिनको हमको टूरिज्म स्पॉट के तौर पर डेवलप कर सकते हैं। एमपी टूरिज्म के साथ कोलैब कर सकते हैं। अन्य लोगों को जो फूड और टूरिज्म इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, उनको एज ए कंसल्टेंट या प्लानिंग के साथ में इन्वॉल्व करके उनको मॉडल जनरेट करके दे सकते हैं, जिसमें हम वाटर एक्टिविटी के बहुत सारे कार्यक्रम, और जिसमें अपने कैनोइंग, वाटर गेम्स जो बहुत सारे हैं, जो चाइना, नैनीताल, हमारे अगर इंडिया में बोला जाए तो विशाखापट्टनम, ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमारे पास तालाब हैं इतने सारे जो हम टूरिज्म को और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को यहाँ दे के और वाटर एक्टिविटीज़ को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि नैनीताल से कम नहीं कहलाएगा। तो मध्य प्रदेश अपने आप में एक दर्शन है, चाहे वो टूरिज्म को लें चाहे रिलीजियस टूरिज्म को लें, दोनों के लिए एक देश के लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। थोड़ा सा हम धर्म की साइड आ जाते हैं, क्योंकि आपका रुझान बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों के लिए, आपके कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो आपने धर्म के नाम लिए हुए। तो किसी भी जनरेशन के लिए धर्म से जुड़े रहना कितना ज़रूरी है? धर्म से जुड़े रहना उतना ज़रूरी है कि जैसे एक बच्चा अपने जब छोटा रहता है तो माँ के सीने से लिपटा रहता है, क्योंकि ये कल्चर ही है जो आपको जोड़े हुए हैं इन चीज़ों से। नहीं तो हम आज फॉरेन कल्चर में आ जाए, बच्चा 11 साल की उम्र में इंडिपेंडेंट हो जाता है और वो अपनी लाइफ को जीता है, और वो कब कहाँ चला जाता है उसको अपने पूर्वजों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन ये सनातन धर्म है, ये भारत भूमि है जो अखंड भारत है, ये आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी सभी चीज़ों का हिसाब रखता है। और आपको पता है कि आप किस ऋषि की संतान है, आपके पूर्वज कौन थे। ये सिर्फ धर्म है, रिलीजन्स है, और ये भारत भूमि है जो इन सब चीज़ों को जोड़ कर रखा हुआ है। और आज भी मुझे लगता है कि भारत में वो सभी चीज़ें हैं जो आज का साइंस है, वो हमारी चरक संहिता है। धन्वंतरी जी ने उस समय हजारों साल पहले सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सभी वेदों में उन सब चीज़ों की व्याख्या है जो आज साइंस रिसर्च करके अपने आप को वाहवाही के तौर पे लेता है। ये हजारों साल पहले हमारे धर्म ने इन सब चीज़ों की व्याख्या कर दी है। आज भी कोणार्क का सूर्य मंदिर है, अगर 12:13 में आपने अगर उसकी चाल देखी होगी तो आप सूर्य की गणना कर सकते हैं। आप बिना घड़ी देखे उस सूर्य की परछाई को, शैडो को कोणार्क मंदिर से देख के ये बता सकते हैं कि अभी कितना बचा है। तो ये हमारे देश की खूबी रही है, खासियत रही है, और आज भी उसका इतिहास गवाह है कि आज भी वो चीज़ें भारत दर्शन के लिए विदेशी यात्रियों को लाती हैं, और वो फिर अपनी यात्राओं में उन चीज़ों का विवरण किया है, पहले भी किया है, आज भी किया और आगे करते रहेंगे। हमारा इतिहास हमेशा समय से आगे रहा है, लेकिन जब हम इतिहास की तरफ झांक करके देखते हैं तो उनमें से बहुत सारी कहानियाँ हैं जिन पर हमारा पूरा धर्म का विश्वास टिका हुआ है। उनको इंग्लिश में माइथोलॉजी कहा जाता है, माइथोलॉजी जो मिथ से बना है। हाँ, एक्चुअल में आप ये समझ रहे होंगे कि ये एक तरह की गणना है। तो ऐसी ज्योतिष ने करीब न्यूमरोलॉजी, मैथोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मतलब ऐसी करीब 12-13 जन मतलब कैलकुलेशन है जो अपने आप में अपने अपने तरीके से उसके एक्सपर्ट लोगों ने उसका मूल्यांकन करके बताया है। भौगोलिक गणना भी है जो हमारे मंदिरों की व्यवस्थाओं के आधार पर उन चीज़ों को करेक्ट करके चीज़ों को प्रमोट किया है। तो ये अपने आप में मेरा ये कहना है कि वेदों में इनका पहले से ही लेख है, और जो उसके एक्सपर्ट हैं आज भी वो आपको देख के और आपके ब्लड को, आपके कैलकुलेशन को, और आप कब जन्म लिए हैं, आपका मूल क्या है, आपका अस्तित्व क्या है, वो आज भी बता देते हैं, और आज भी एक्सपर्टीज़ है जी। तो मैं ये कहूँगा कि ये सब चीज़ें पूरे जीवन दर्शन को अगर देखना है तो भारत के इन सभी समीकरणों को, इन अध्ययनों को करना चाहिए, और एक बार सभी को पढ़ना चाहिए। वेद तो खास तौर से पढ़ना चाहिए, जो वेद साक्षात अवतरित हैं, जिसकी गणना भगवान ने स्वयं करी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप सनातन को जानना चाहते हैं तो एक बार वेद को ज़रूर पढ़ें, वेद को सीखें। सीखने के लिए जो भी आपको एक्सपर्ट मिलता है, तो मुझे लगता है कि आपके सभी सवालों का जवाब उसमें पूरा मिल जाएगा, और लोगों को भी जानने का अवसर मिलेगा कि वाकई संभव है। आज कुंडली बनाता है कोई व्यक्ति, तो वो ये जो आपने बोला ना कि गणितीय गणना जिसको हम बोलते हैं, वो कुंडली भी उसी के आधार पे बनती है। हर सबके एक अपनी चाल है, चाहे सूर्य की है, नवग्रह है जितने बने हैं, सबका एक मैथमेटिकल समीकरण है कि जब वो इस दिशा में आएंगे, चूँकि सब एक दूसरे की
पूरक भी कह सकते हैं और प्रतिपूरक भी कह सकते हैं। सूर्य के शनि से नहीं बनती, राहु की केतु से, चूँकि सबकी एक अपनी समीकरण है। इसमें जाऊँगा तो बहुत डेप्थ में मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी, चूँकि मैंने ज्योतिष में भी पढ़ाई करी है। तो हमारा मोटिव ये है कि शॉर्ट में लोगों को ये बताना कि ये अध्ययन इतनी बड़ी गणना है कि अगर एक सब्जेक्ट को भी हम पढ़ेंगे तो हमारा जीवन का एक पार्ट छोटा पड़ जाएगा। लेकिन ये आज भी यथार्थ में है और इसके सभी प्रमाण हैं। प्रमाण के लिए आपको एक बार खुद देखना पड़ेगा, आना पड़ेगा, उन चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। नालंदा विश्वविद्यालय इसका एक बहुत बड़ा वो था, एक संदीपानी आश्रम हमारा जो उज्जैन में बना हुआ है, जो मतलब कहते हैं ज्योग्राफिकल समीकरण और जो ज्योतिष गणना के लिए बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है जो उज्जैन में स्थापित है। विक्रमादित्य राजा के समय ये चीज़ें बनी थी और आज भी हैं वो, उनका प्रामाणिक है। जब आप जाएंगे तो खगोलीय गणना का भी मूल्यांकन, आपको एक एक एस्ट्रोलॉजी जिसमें जो मतलब जेम्स के अध्ययन, सभी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रामाणिक तौर पे मिलेंगी। हमारे यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी है कि सब कुछ एक सर्कल में चलता है, चाहे वो फैशन हो, चाहे लाइफस्टाइल हो। तो लोग धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन के नाम पर बहुत ज़्यादा दौड़े, जंक फूड ये वो, और उसके बाद कहीं ना कहीं हेल्थ पर इम्पैक्ट देख लिया। अब धीरे धीरे वापस लौट करके आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे वही जो पहले कल्चर था, झोपड़ी वाला, कच्चे मकान, अब वो लग्जरी हो गई है। कच्चे मकान लोग ज़्यादा पैसा दे करके उनमें 1-2 रात गुजारना चाहते हैं कि मैं फिर से वही ज़िंदगी जीऊँ जो पहले के ज़माने में लोग जिया करते थे। एट द सेम टाइम स्कूल धीरे धीरे अब वही पुराने कल्चर से जुड़ने लगे हैं, बच्चों को बताने लगे हैं संस्कार क्यों ज़रूरी है। और आपका एक इसी में इनिशिएटिव भी है गुरुकुलम। तो एक तो इस तरह से लौटकर आना कितना ज़रूरी था, और क्या ये भटकना जिसको बीच में जो भटके हैं वो ज़रूरी था, ताकि अकल आए कि वापस हम जड़ों में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इस टॉपिक से पहले एक लाइन बोलूँगा। जब हम पैदा होते हैं तो धीरे धीरे बड़े होते हैं। जब बड़े होते हैं तो किसी शहर में रोजगार के लिए जाते हैं, तो वहाँ एक किराए का मकान लेते हैं। जब थोड़ा और पैसा कमाते हैं तो हम एक फ्लैट खरीदते हैं। फिर थोड़ा और पैसा कमाते हैं तो एक हम अपना बंगला या डुप्लेक्स खरीदते हैं। फिर थोड़ा जब ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं तो हम फिर वापस फार्म हाउस खरीदते हैं। तो एक प्रकृति की संरचना है। जब एक बच्चा छोटा भ्रूण रूप में होता है तो वो कितना छोटा होता है, संकुचित होता है। फिर वो जब निकलता अपने रूप में आता है तो धीरे धीरे बड़ा होते होते फिर एक रूप ऐसा आता है कि बॉडी का पोस्चर वापस डाउन होता है और वो वापस उसी कर्वेचर की स्थिति में आ जाता है। तो ये प्रकृति है, ये साइकिल के तौर पे है। मतलब हम जहाँ से शुरू हुए जर्नी वहीं ख़त्म होगी। तो कोई भी चीज़ है जो शुरुआत होती तो उसका अंत सुनिश्चित है। और एक चीज़ आपने देखा होगा कि व्यक्ति के साथ में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। एक ही चीज़ है जो पहले से ही तय है। बाकी समय इनोवेशंस के हैं। बाकी समय हम जर्नी को अपनी उस जर्नी को जहाँ हमारी डेस्टिनी खत्म होती है उसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ नया करते हैं, जिसमें एक इनोवेशंस या हम एक नए संरचना के तौर पे लेके आते हैं। तो मेरी भी ऐसे मन में चीज़ें थी जो मुझे लगता था कि यार धीरे धीरे ये सनातन, ये वैदिक कल्चर, अपने पूर्वजों को जानने की जिज्ञासा थी। जब भी मैं किसी के अंत्येष्टि के बाद जब मैं कभी गंगा में उनके अस्थि विसर्जन के लिए जाता था तो वहाँ पंडाओं से मिलने के बाद बड़ा उत्सुकता होती थी कि ये हमारा निशान है, ये हमारे बाबा का नाम है, बाबा के पिताजी का क्या नाम है। तो वो रिकॉर्ड हमने जब वहाँ देखा कि 7-7, 8-8 पीढ़ियों का रिकॉर्ड है। लेकिन लोग धीरे धीरे ये आधुनिकता और ये जो वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के चक्कर में अपने मूल चीज़ों को छोड़ते चले गए। और आज लेकिन छोड़ने के बाद जब धीरे धीरे वापस एक पेंडेमिक के बाद लोगों को वापस अपनी धर्म की, अपने अध्यात्म की, अपने स्पिरिचुअलेशन की वो ताकत उनको जब पता चली तो वापस उस चीज़ को जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो किसी रोजगार पलायन में या अपने एक इम्प्लीमेंटेशन को लेकर उन्होंने देश छोड़ दिया, समाज संस्कार छोड़ दिया। लेकिन अब वो चीज़ों से जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। तो मैं एक अपनी बहन की जो फेसबुक में वाइस प्रेसिडेंट है, खुद सिएटल में है और वो कुछ कारणों से नहीं आ पाती है। उसको लगता है कि यार चलो ये बच्चों का मान लीजिए जनेऊ है या हमारा कहते हैं कि व्रतबंध है, जो एक वैदिक कल्चर में हर व्यक्ति का जनेऊ संस्कार, कर्ण छेदन, मतलब गर्भधारण से लेके मृत्यु तक के 16 संस्कार होते हैं। वो सभी 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में हमको पूर्ण करने पड़ते हैं। पहले गर्भधारण करने के लिए भी एक ज्योतिष गणना ली जाती थी, पूछा जाता था ताकि समाज कल्याण के लिए वो बच्चा पैदा हो, और चाहे उसमें अभिमन्यु निकले हों, चाहे उसमें अर्जुन निकले हों, कोई भी निकले हो, पर एक संरचना का रूप तय होता था। ये देश कल्याण के लिए, ये समाज कल्याण के लिए काम करेंगे, वैदिक के लिए काम करेंगे, आध्यात्मिक गुरु बनेंगे, संदेशवाहक बनेंगे, चाहे उसमें महावीर स्वामी हों जो सिद्धार्थ, चाहे वो बुद्ध हों,
आजकल सब उनको अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण लेने लगे, लेकिन उनकी बेसिक चीज़ों को आज भी लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता। तो मैं टॉपिक से थोड़ा दूर जा रहा हूं, तो मैं वापस आऊंगा अपने टॉपिक में। बाद में हम बुद्ध और महावीर स्वामी जी के बारे में बात कर सकते हैं। पर फिर मेरे मन की कमियों को पूरा करने के मन में जिज्ञासा थी। लोग दर्शन के लिए जाते थे, मैं आज भी लोग पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, पर मैं कई बार इसकी पिटाई हुई मेरी कि मेरी मम्मी मुझे पैसा देती थी कि चित्रकूट जा रहे हो दर्शन करने तो वहाँ प्रसाद चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, और मैं क्या करता था कि मैं चिरौंजी, चना, केले ये लेके बंदरों के बीच में जाना, उनको खिलाना। फिर घर में आने के बाद पता चलता था मैंने प्रसाद चढ़ाया ही नहीं, तो पॉकेट मनी खर्च हो गई। फिर पिटता था, तुम नास्तिक हो, पूजा नहीं करते। पर मुझे लगता था कि प्रकृति की संरचना में ये सेवा, जो जीव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, धर्म सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। तो मैं ये मन में बचपन से ही था, एनिमल्स लवर था, तो उनके लिए करना, चाहे वो पॉकेट मनी करूं, चाहे गुल्लक से पैसे निकालूं, पर कुछ भी ऐसा लगता था कि जो मेरे लिए एक अनोखा होता था तो मैं उन पर अपना एफर्ट डालता था। चित्रकूट दर्शन ने मेरे जीवन में हमेशा एक प्रेरणा के तौर पे काम किया, जिसका मैंने एक विजुअल, मुझे लगता है कि 2-3 साल पहले मैंने विजुअल बना के गूगल में पेटेंट किया था, और चित्रकूट कॉरिडोर की एक संकल्पना बनाई थी जिसमें राम पथगमन का पूरा मार्ग प्रशस्त है। और जैसे राम मंदिर बना था उसके पहले मैंने विजुअल बनाया था। मेरा मोटिव सिर्फ ये था कि भगवान राम जहाँ जन्म लिए हैं, जब वो इतना खूबसूरत हो सकता है, तो जहाँ उन्होंने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल, रामायण में उल्लेख है 11 वर्ष 11 माह 11 दिन, तो वहाँ उल्लेख है जहाँ तुलसीदास जी ने भगवान राम के लिए उस घाट में खुद बोला गया कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तो वो साक्षात्कार वहाँ हुआ। भगवान राम ने अपने जीवन का, अध्यात्म का, सपत्नीक, सब भाई, वो जो वहाँ इतना बिताया, तो वो कितना खूबसूरत हो सकता है। तो मध्य प्रदेश के लिए टूरिज्म में अगर रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो राम दर्शन की संकल्पना को लेकर मैंने 6 माह वहाँ पे खुद विजुलाइज करके पूरा वीडियो बनाया। और जब राम कॉरिडोर अगर बनता है तो रामेश्वरम तक की एक संरचना बनेगी, और जब राम कॉरिडोर खड़ा होता है तो रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। जैसे नर्मदा माई की परिक्रमा का एक अपना महत्व है, तो सनातन के मूल मंत्र भगवान श्री राम को जाना जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आसपास ही सनातन घूमता है। तो अगर वो राम मार्ग बनता है तो अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक भगवान राम जब माता सीता को लेने के लिए ये हमारा उत्तर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये साउथ के पूरे राज्य होते हुए रामेश्वरम गए, जहाँ उन्होंने अपने पिता का पिंडदान किया। रामेश्वरम मंदिर बना जहाँ पे शंकराचार्य ने स्थापना की, चारों ये सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की जो स्थापना हुई। आपने देखा होगा कि ये सब ज्योग्राफिकल समीकरण में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक रेखा के बीच में ही पूरे ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ है। तो सब इनकी एक जेमिकल गणना है। उनका मूल कारण क्या था? तो भगवान राम ने वहाँ पिंडदान करने के बाद में फिर हनुमान जी की सहायता से माता सीता को लेने के लिए श्रीलंका की ओर प्रस्थान करते। आज भी वो राम सेतु इसका प्रमाण है। तो हमारा ये कहने का मतलब था कि राम पथगमन, राम दर्शन के लिए राम कॉरिडोर का बनना बहुत ज़रूरी है, जिससे 8 राज्य सनातन से प्रभावित होंगे और साउथ में चल रही कंट्रोवर्सी और मतभेद जो हैं वो क्लियर होंगे, और राम दर्शन बढ़ने से मुझे लगता है कि सनातन वापस अपने रूप में आएगा। तो मैंने उस चीज़ों से प्रेरित होकर, चित्रकूट से प्रेरित होकर मैंने राम कॉरिडोर का एक विजुअल जारी किया, बनाया, जिसमें आज सरकार ने भी अभी राम पथगमन में चित्रकूट को काफ़ी ज़्यादा ओपन करने जा रही है, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। तो मुझे लगता है कि मेरा सपना किसी भी माध्यम से पूरा हुआ, पर वो राम कॉरिडोर की संरचना बनने जा रही है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत उत्साहित हूँ, और ये राम पथगमन से आने वाले युवाओं को एक नई प्रेरणा मिलेगी। पहले के समय में हम बात ग्राउंड में करते थे, दिन भर कुछ हमारे पास नहीं रहता था तो हम एक्टिविटीज़ करते थे। आजकल सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आने से बच्चों का मोबाइल से जुड़ना, डिजिटल टीवी से जुड़ना, तो उनका कहीं ना कहीं शारीरिक जो क्षमता का विकास कम हुआ है, जिसके कारण उनको न्यूरोमेटिकल इश्यूज़, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़, बॉडी की संरचना कम होने से बहुत जल्दी प्रॉब्लमेटिक होना, मेडिकेशन की तरफ जाना, चश्मा लगना, बहुत सारी चीज़ें जो हुई हैं, उसका मूल कारण एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। पहले हमारी बात ग्राउंड पे करते थे, ग्राउंड में बात होती थी, तो एक्टिविटीज़ करते थे, तो हमारी चहुमुखी विकास जिसको हम बोलते हैं कि 360 जो मूवमेंट्स हमारा होता था, तो पहले का जो प्रबंधन था वही आज हमको बड़ा बनाता है। अगर हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, बीटेक एमटेक नहीं, पर मेरे नीचे
मेरी कंपनी में कई बीटेक एमटेक वाले काम करते हैं, और जब मैंने ब्रिजेस बनाए, NHI के बहुत सारे ब्रिजेस बनाए, कटनी उमरिया हाईवे के ब्रिजेस बनाए, तो मैंने उतना अध्ययन किया जितना सिविल इंजीनियर करता है। पर जब मैं कास्टिंग करता था तो मैं खुद खड़े होकर वहाँ समय देता था। तो एक्सपर्टीज़ जो है, टेक्निकल एजुकेशन, कौशल जो है आपके जीवन में भरा हुआ रहता था। आज वो कहीं कमी है, प्रैक्टिकल लोगों के कमज़ोर है। तो ये दर्शन है, ये अध्यात्म है, ये ग्राउंड है, वापस वो अखाड़े हैं, मैं फिर वापस शुरू करना चाहता हूँ और उसी के लिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने पूजा पाठ वैदिक करके वेबसाइट बनाई, जिसका मूल उद्देश्य मेरा ये था कि अमेरिका, जापान, दुबई, विश्व के किसी कोने में बैठ के आप गंगा आरती से लेके रामघाट की आरती, रामघाट बोले तो चित्रकूट का रामघाट है, भस्म आरती से लेके कामाख्या आरती, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी ज्योतिर्लिंग, सभी शक्तिपीठ, आप इसके लाइव दर्शन कहीं से बैठ के इस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। लाइव पूजा, लाइव निवारण, बच्चों के नामकरण, आप कुछ भी वैदिक का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो आप कहीं से बैठ के पूरा ना करें। चूँकि ये था कि आदमी विदेश में रह रहा है, बाहर रह रहा, चेन्नई में रह रहा, अब उसको लग रहा है कि मुझे उज्जैन दर्शन करने जाना है, इसमें 2 लाख रुपए खर्च होंगे, तो कई बार उसकी पॉकेट नहीं कहती है। तो धीरे धीरे क्या करता था कि वो अपने अध्यात्म और अपने वैदिक परंपरा को छोड़ता चला गया और व्यस्त इतना हो गया कि फिर उसको समय नहीं मिला, और फिर उम्र के उस पड़ाव में आ गया जहाँ से वो जाने की स्थिति नहीं बन पाई। तो ये दर्शन का जो मोटिव था मेरा कि भारत दर्शन में एक ही जगह से बैठ के इस प्लेटफॉर्म से अवेलेबल करा दूं, ताकि आप इन चीज़ों से वापस अट्रैक्ट हो, अपने लोगों को जानो, अपने अध्यात्म को जानो। और लाइव दर्शन से मेरा लाखों रुपए आपकी बचत होना है कि भाई जिस पैसे को आप बचा के सेविंग करके आप नहीं पहुंच पा रहे थे उस दर्शन, उस अध्यात्म के लिए, तो मैंने अब सिएटल, अमेरिका, जापान से बैठ के आप उस दर्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने अपनी बहन के जन्मदिन में ये उपहार के तौर पे वेबसाइट बना के उसको दिया था कि अब तुम सिएटल से बैठ के भी गंगा आरती का आनंद ले सकती हो, वृंदावन की हमारे कान्हा जी की आरती का दर्शन ले सकती हो, आप ज्योतिर्लिंग के सभी लाइव दर्शन ले सकते हैं, और किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी वैदिक ब्राह्मण से अपने कर्मकांड के वो सभी काम, चूँकि ब्राह्मण संकल्प लेके आपका जाप करता है। आपके घर में कोई अगर पूजा होती होगी तो आज भी अगर कोई जाप है तो आपसे ब्राह्मण ने संकल्प लिया, चूँकि वो उसका पारंगत है, वो उसकी एक्सपर्टीज़ है। जैसे आपकी एंकरिंग करना एक्सपर्टीज़ है, ऐसे उनकी अपनी चीज़ों में, विधाओं में उनको ज्ञान है। चाहे वो वैदिक कर्मकांड हो, चाहे तांत्रिक कर्मकांड हो। सामवेद बोलता है ना कि तंत्र और यंत्र मिलके मंत्र का निर्माण होता है। जो हम तंत्र गले में लटकाते हैं, जिसको तावीज़ बोलते हैं, वो क्या होता है, मंत्रों के माध्यम से जीवित होता है। आज भी वो ताकत है। आप जिस बागेश्वर धाम जी जो बालाजी सरकार के माध्यम से करते हैं, ये वही भारत भूमि है जहाँ सब कुछ संभव है। लोग भले कुछ भी कहें, पर मैं ये कहता हूँ कि इस भारत भूमि में सब कुछ संभव है। मुर्दे को भी जीवित करने की मंत्रों में ताकत है। तो सामवेद में इन सब चीज़ों की विशेष व्याख्या है, और वही जो है मंत्र मिलके जो है यंत्र का निर्माण करते हैं। और वो यंत्र आपको विश्वास और आस्था, चूँकि जब हमारी किसी चीज़ पे विश्वास और आस्था जीवित होती है तो आपको वो अपने आप एनर्जी के तौर पे मिलती है। तो जीवन में लोगों को जो है अध्यात्म और कल्चर से जोड़ना, वैदिक ज्ञान से जोड़ना, तो ये सभी हमारी इस वेबसाइट में लोग अवेलेबल हैं। अच्छे न्यूमरोलॉजिकल अवेलेबल हैं, अच्छे ज्योतिष हैं, अच्छे कर्मकांड ब्राह्मण, और वो युवा हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण अपना वैदिक परंपरा को छोड़ता जा रहा था, क्योंकि उसको जब वो कथा या पूजन कराता था उसको उतना पारितोषिक नहीं मिलता था जितना एक दिन का मेहनताना होता है। तो ये रोजगार पलायन के कारण वैदिक परंपरा का कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा था, और जो इसके ज्ञानी ज्ञाता लोग थे धीरे धीरे उसको छोड़ते जा रहे थे, क्योंकि परिवार सबको चलाना है, संसारिक व्यवस्था में उनकी ज़रूरतें हैं। तो ज़रूरतों का जो पारितोषिक नहीं मिलता, कि अगर एक व्यक्ति काम करता है तो उसकी 800 रुपये मजदूरी होती है, अगर वो 800 रुपये उसको मजदूरी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, वो अपने मूल काम को छोड़ के परिवार चलाने के लिए अपने बेसिक कामों से भटक जाएगा। तो हमने वापस युवाओं को प्रोत्साहित किया कि आप वेद पढ़ो। हम गुरुकुल एक संस्था चला रहे हैं जिसमें वेद बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। 70 बच्चे हैं जिनकी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी पढ़ाई है। आचार्य विद्या करने के बाद वो वेदाचार्य भी बनेंगे, भगवताचार्य भी बनेंगे, राम कथा के वाचक भी बनेंगे। तो हमारा मोटिव है वापस दर्शन को प्रमोट करना, और इस वेबसाइट के माध्यम से हम वेद भी ऑनलाइन पढ़ाएंगे, जो चालू कर दिया है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर्ड करिए। इनकी क्लासेस चलेंगी और एक साथ 30-30 बच्चों के बैचेस चलेंगे जो आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, उसका अनुवाद भी बताएंगे, ताकि आप वेद को समझो, जब आप संसार की व्यवस्था को समझ पाओगे।
तो इस pujapathvedic.com के माध्यम से मोटिव हमारा दर्शन को लाइव करना, ताकि आप अपने घर पे बैठ के ही चीज़ों से जुड़ो, कनेक्ट हो, और आपको इंटरेस्ट है तो नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू जाता रहेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे दर्शन बाद में देख लेना है, तो आपके वो मोबाइल में आ चुका होगा। जब आप फुर्सत होते हैं तब भगवान के लाइव दर्शन, आराधना, चूँकि हम अपने घर में आज भी मूर्ति पूजा और इन व्यवस्थाओं को मानते हैं, आज भी हम अपने घर में महाकाल की फ़ोटो लगाते हैं, कामाख्या माई की फ़ोटो लगाते हैं, और उन्हीं के सामने पूजा अर्चन करके अपनी विधि विधान को संपन्न करते हैं। तो वो चीज़ जब उस स्थान से हम कनेक्ट करते हैं तो आपकी आस्था भी कनेक्ट होती है, आपका विश्वास कनेक्ट होता है। आप दुबई, जापान में बैठ के आप कॉमर्शियल कंसल्टेंटी कर सकते हैं कि आप हमसे पूछ सकते हैं कि हमारे बच्चे का अगर 3 साल का है तो हम उसकी कुंडली कैसी होगी, कहाँ लेके जा सकते हैं, उसको पढ़ाई कराएं कि उसको बिजनेसमैन की तरफ बेसिक चीज़ों से कनेक्ट कराएं। या आप कॉमर्शियल कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो आप हमसे वहाँ से बैठ के उस जगह के बारे में, नक्शे के बारे में हमसे आप वास्तु ज्ञान ले सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमने उसमें जोड़ी हैं, और हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो वास्तुविद हों, चाहे वो हमारे वैदिक कल्चर हों, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हों, कुंडली बनाने हों, चाहे फेस रीडर हों, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, तो हमने युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया है जो ऑलरेडी कुछ बड़े बड़े वैदिक और संस्कृत महाविद्यालय से कनेक्ट होकर पढ़ाई करके आए हैं। और हमारा मोटिव है कि वो ब्राह्मण जो इसी के लिए बना है, ज्ञान देने के लिए। चाणक्य ने बोला था कि अगर मैं रहा तो मैं ऐसे हजारों चंद्रगुप्त मौर्य पैदा कर लूँगा। तो ये ब्राह्मण के अंदर वो ताकत है। मेरे दोस्त ने कहीं मुझे किसी समय पहले थोड़ा बोला था कि ब्राह्मण क्या है, चूँकि उस समय मुझे लगा कि वो ब्राह्मण के शब्दों को बोलना ठीक नहीं होगा, चूँकि प्रत्युत्तर कहलाएगा। तो ब्राह्मण सत्य है, ब्राह्मण ब्रह्म है, ब्राह्मण ही वो संरचना है जो अपने आप में सभी चीज़ों का पूर्ण रूप है। तो मेरा ये कहने का मोटिव ये नहीं है कि मुझे नॉलेज है, मेरा ये कहने का मोटिव है कि आप एक बार इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। और पंडित एक डिग्री है, जब आप किसी चीज़ में पारंगत हो जाते हैं, विशेषता से ग्रसित हो जाते हैं या विशेष से परिपक्व हो जाते हैं, तो उसको पंडित बोला जाता है। पंडित दीनदयाल जी हमारे जो इस दुनिया में नहीं है, पंडित श्यामा प्रसाद जी, या पंडित मतलब वो किसी एक विशेष परंपरा को या किसी विशेष चीज़ को उन्होंने उसमें अपनी ज्ञान और अपनी पारंगत हासिल की, इसलिए उसको पंडित की परिभाषा दी गई। तो पंडित और ब्राह्मण में ये हमेशा अंतर रहा है। ब्राह्मण वो है जो आपने इतिहास में देखा होगा कि हर किसी राजा का सलाहकार था, हर वो एक, चाहे वो पूंजीवाद व्यवस्था हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो कहना चाहिए कि सरकारी व्यवस्था हो, लेकिन जहाँ ब्रेन और इस्तेमाल करने की बात आएगी तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि इनकी अधिकता रही होगी। हाँ, समस्या ये है कि चूंकि उनको एक खुद का एक इतना ज्ञान है, चूंकि उनके एक रूट में, उनके जड़ में, उनकी चेतन अवस्था में ही इतनी परिपक्वता रहती है कि उनकी आपस की वर्चस्व की लड़ाई और हमको सबसे ज़्यादा पता है। उसके कारण आपने देखा होगा शंकराचार्यों की वहाँ पे स्थापना होती है, शंकराचार्य बनते हैं, चूँकि शास्त्रार्थ करते हैं और वो इस माध्यम से अपने आप को बताते हैं कि मुझे शास्त्रों का, मुझे चीज़ों का ज्ञान है, मुझे गणितीय ज्ञान है, मुझे भौगोलिक ज्ञान है, मुझे मतलब एक संरचनात्मक ज्ञान है, और उसी आधार पर उनकी तुलना करके उनको शंकराचार्य की उपाधि से नवाजा जाता है। तो वो इनकी एक परंपरागत शैली थी, व्यवस्था थी। उसका चाणक्य भी उदाहरण है, शंकराचार्य जिन्होंने सभी मठों की स्थापना की, ये सब एक उदाहरण के तौर पे। पर मेरा ये कहना है कुल मिला के कि आध्यात्मिक ज्ञान और ये जो परंपरा है ये विलुप्त ना हो, इसको लोग जुड़ें और जानें कि इसमें क्या ताकत है, और ये आपके जीवन को साकार करने में, आपको परिवार से जोड़ने में, आपको समाज से जोड़ने में, आपको देश से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी, महत्वपूर्ण भूमिका की ओर लेके जाएगी। जब तक हमारे मन में भाव नहीं होता है तो करने की संरचना नहीं आती है। जब हम किसी के प्रति भावाधीन होते हैं, चाहे वो हमारी प्रेमिका क्यों ना हो, चाहे वो हमारे लिए एक एनिमल्स क्यों ना हो, जब हम उसके प्रति एक भावुक होते हैं तब तो हमारे इमोशंस जुड़ते हैं। इमोशंस जोड़ने का सबसे बड़ा मूल जो तत्व है वो सनातन व्यवस्था। हम आस्था की बात कर रहे हैं, एक सवाल इसमें ये भी खड़ा होता है कि आजकल आस्था बहुत सारे लोगों के अंदर है, और आस्था एक फैशन भी, ये वो फैशन है कि अगर मैं मंदिर जा रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले सोशल मीडिया पर डालना है, मुझे केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम इसलिए नहीं जाना है क्योंकि मेरी आस्था है, मुझे इसलिए जाना है क्योंकि मुझे वहाँ फ़ोटो खिंचाना है और मुझे रील पर डालना है। ये आस्था ठीक है? मैं इसके दोनों पहलू बताता हूँ। डिजिटल मीडिया से एक चीज़, मतलब इसका कहेंगे पॉजिटिव पॉइंट अगर नोट करिएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो उसका ये कहना है कि आध्यात्मिक कनेक्टिविटी कैसे बढ़नी है कि अगर मैं केदारनाथ गया
और मैंने पोस्ट डाली, तो हमारे दूसरे दोस्त के अंदर भी एक जिज्ञासा बनी, कह रहे यार भाई तो केदारनाथ गया, तूने मुझे बताया नहीं, यार अगला टूर साथ में बनाते हैं। तो एक अध्यात्म को बढ़ाने का प्लेटफॉर्म भी है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअलेशन ताकत को आप अपनी बढ़ाना चाहते हैं, तो जैसे मेरे पास राफेल है, मेरे पास मिसाइल है, तो इसको दिखाना नहीं चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक ताकत पे, एनर्जी पे विश्वास करते हैं या आप आध्यात्मिक बल को मजबूत करते हैं, तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया उसका उचित माध्यम नहीं है। आपने देखा होगा जितने बड़े साधु, सन्यासी, तांत्रिक, ये बड़े वो लोग जिन्होंने इन चीज़ों को हासिल किया है, उन्होंने कोशिश की है लोगों से बचने की, लोगों से ना मिलने की, लोगों से एकाकार ना करने की, और वो अपने अध्यात्म बल से समाज कल्याण के लिए उस संरचनाओं को निर्धारित करते हैं और अपने एक चेला परंपरा के माध्यम से, अपने शिष्य परंपरा के माध्यम से अपने शिष्यों को सिखाकर वो समाज के लिए निकाल देते हैं, लेकिन वो स्वयं नहीं निकलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की। तो ताकत को नहीं दिखाना चाहिए, और वर्तमान के डिजिटल फैशन में या डिजिटल प्लेटफॉर्म में ये कहेंगे दिखाना चाहिए। तो दोनों इसके पहलू हैं, मतलब इसके साइड इफेक्ट भी हैं। ये तो मतलब ये समझिए कि एलोपैथिक दवाई है। अगर ये ओवर हो जाएगी तो नुकसान करती है, अगर ये लिमिट मात्रा में ली जाए और इसके सही फायदे देखे जाएं तो फायदा करेगी। लेकिन आप इसमें देखते हैं भ्रांतियां में फैलाते हैं, कई बार फोटो कटिंग, एडिटिंग करके उसको क्रॉप करके गलत दर्शाया जाता है। हिंदू मुस्लिम झगड़े की बढ़ावा देने के लिए ज़बरदस्ती फर्जी वीडियोस जारी कर देते हैं, तो इससे बेमनस्ता फैलती है। अब ये समझने की ज़रूरत है आपको कि सही क्या है, गलत क्या है। तो उसके लिए भी सनातन और कल्चर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसके एक्सप्रेशन से जुड़ते हैं, उसके भावों से जुड़ते हैं, उसको पहचानते हैं। तो वीडियो दिखता है कि सही क्या है, गलत क्या है, ये क्रॉप किया हुआ है कि ओरिजिनल है। तो मुझे लगता है कि बेसिक तो अध्यात्म ही है, बेसिक तो वैदिक ज्ञान ही है, बेसिक ही हमारा सनातन परंपरा है। आने वाले 10 साल में आप सनातन को और हमारे देश को कैसा देखते हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 10 सालों में जिस तरह की आज सनातन व्यवस्था ने विश्व में भारत को एक शक्ति के रूप में उभारा है, एक अध्यात्म के रूप में उभारा है, जिसमें आपने देखा होगा कि फॉरेन कंट्री के लोग आके हमारे इंडिया में इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। इवन इंडियन जो डेस्टिनेशन वेडिंग है उसमें वो खुद सम्मिलित हो रहे हैं पैसे देकर। तो मुझे जहाँ तक विश्वास है कि भारत अखंड भारत के रूप में वापस विकसित होने जा रहा है, और अखंड भारत निस्संदेह आने वाले समय में बाकी वेस्टर्न कल्चर को डिसॉल्व कर देगा, और अध्यात्म की और जो सनातन की ताकत है उसके नीचे अपने आप बाकी सभी कल्चर्स जो है छोटे पड़ जाएंगे, और उनको सनातन को एनी हाउ अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जीवन की संरचना और इसका अंत जो है ना सनातन से, और एक उसी साइकिल से शुरू है, उसी साइकिल पे ख़त्म है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, ये उन तमाम बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो ज़िंदगी में कुछ शुरू करना चाहते हैं, रिस्क तो ले लेते हैं, बट कई दफ़ा क्या रास्ता आप चुन रहे हैं और कितनी तैयारी के साथ आप उतर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो कोई भी इंसान जो कुछ शुरू करने जा रहा है उसके लिए आपकी सलाह कि कौन कौन चीज़ों, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए? अब मैं तो ये कहूँगा कि कभी भी बिना मार्केट स्टडी के किसी एंटरप्रेन्योर को या नए युवा को नहीं उतरना चाहिए। भेड़ चाल अगर हम बिजनेस में चलेंगे तो फेल के अलावा कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा भोपाल में कि अभी पार्टी कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ा, और बहुत सारे युवा बिना सोचे समझे बहुत सारे क्लब, लाउंजेस खोलते चले गए। धीरे धीरे 6 महीने में आउटलेट बंद हो गए, या उनको सेल कर दिया, या उसके मालिक चेंज हो गए। उसका सिर्फ कारण ये था कि उन्होंने जो कल्चर्स को, लोगों ने उनको जो सपने बेचे, तो उन्होंने सपने तो देखे, उनको लगा कि यही सब दुनिया है, लेकिन उन्होंने मार्केट स्टडी नहीं किया कि यहाँ की पेइंग कैपेसिटी कैसी है, पॉकेट कितना बड़ा है, यहाँ पे लोग कितने इसको अडॉप्टेबल हैं। और बाजार मांग और पूर्ति पे डिपेंड करता है। जब किसी चीज़ की पूर्ति ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड स्लो हो जाती है, क्योंकि क्लाइंट के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है और वो खुद बार्गेनिंग की तरफ चला जाता है। तो बहुत ज़रूरी है मार्केट स्टडी करने की, किसी मेंटोर के साथ में अडॉप्ट करने की, या किसी सिक्योर बिजनेसमैन के साथ में फ्रेंचाइजी मॉडल की तरफ जाने की, जो आपको फिक्स ROI या सेटअप के साथ में आपको मार्केट में लेके आए, ताकि आप जब सिक्योर बिजनेस एक बार कर लेंगे तब आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, और अगले बिजनेस में आपकी जो कैजुअलिटी होनी है वो ना के बराबर हो जाएगी। तो मैं बिना मार्केट स्टडी के या किसी मेंटोर के बगैर मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा युवाओं को कि आप नए आउटलेट या नए थीम की तरफ जाएं, क्योंकि फैशन बहुत जल्दी चेंज होता है, चाहे वो अपैरियल का बोलें, कपड़ों का बोलें।
चाहे वो फूड का बोले, चाहे वो कॉस्मेटिक का बोले, लेकिन वापस लोग नेचर की तरफ भागते हैं। आखिरी में एक ही चारा बचता है, प्रकृति, नेचर, क्योंकि जीवन वही आपको देता है, तो आपको वापस उसी के पास भागना है। तो मुझे लगता है बिना मार्केट स्टडी किए हुए किसी भी बिजनेस में नहीं उतरना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। बहुत सारी विधाओं पर हमने बात की और अभी भी बहुत सारी बातें छूट गई हैं। बस एक लास्ट, जैसा आपने बोला कि प्रकृति ही इन दी एंड बचती है और लोग उसी की तरफ लौटते हैं, तो डू यू थिंक कि प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, वेंचर्स हैं, उनके लिए फ्यूचर ब्राइट है? अब चाहे वो रिजॉर्ट कल्चर हो, चाहे वो साइट सीइंग हो, चाहे वो ऑफ रोडिंग हो, एनीथिंग जो भी इस तरह से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही है। और मैं देखिए, पहले भी प्रकृति थी, पहले भी रिसोर्ट सेक्शन थे, पर वो कम मात्रा में थे। लेकिन लोगों को, मैंने आपसे एक छोटा सा बोला कि हम शुरुआत एक गांव से करते हैं, फिर शहर की तरफ भागते हैं, फिर बेंगलोर लेते हैं, फिर वापस फार्म हाउस की तरफ जाते हैं। तो जाना हमको वापस नेचर की तरफ है, तो हम पहले से ही क्यों ना नेचर से जुड़े रहें, प्रकृति से जुड़े रहें, हेल्दी फूड से कनेक्ट रहें। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में जो किसी भी प्रकार के, आजकल नए नए युवाओं को आपने देखा होगा कि शुगर हो गई है, क्योंकि शुगर का टाइप ऐसा है कि इसको ठीक क्योरेबल है ये शुगर। क्योंकि आपने अनियमित दिनचर्या, रात में नाइट ईटिंग, ओवर ईटिंग कर ली, बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, अगर वो हमें लगता है कि ग्रेन के नहीं बने हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि हम ना लें, क्योंकि हम उसमें अपना बॉडी एक्टिविटीज़ करते नहीं हैं, तो फैट के रूप में वापस बॉडी में आती है, और वो फैट इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हाई कर देता है कि हम शुगर या फिर मल्टी ऑर्गन की तरफ चले जाते हैं, या हमें ब्रेन में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल इश्यूज होते हैं, रातों को नींद नहीं आना, मोबाइल साथ में रख के नहीं सोना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हम हेल्दी प्रोडक्ट की तरफ रहें और नेचर से बिल्कुल जुड़े रहें, और हमेशा जब भी लगता है कि हमें अनईजी लग रहा, तो किसी न किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह लें और इन चीज़ों से अपना बचाव कर सकें। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की फ्रेंचाइजी मॉडल पर, और आपके ऑलरेडी आपने बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो स्टेब्लिश किए हुए हैं। सो किस तरह से आपके मॉडल की फ्रेंचाइजी मिल सकती है, क्या उसका पूरा रहता है? जी, फ्रेंचाइजी मॉडल मेरे ऐसे हैं कि अलग अलग प्रकार से हैं। उसमें हमारे मतलब छोटे पॉकेट भी हैं और बड़े लाउंजेस भी हैं, और क्लब सेक्शन भी हैं, रिसोर्ट सेक्शन भी हैं। छोटे पॉकेट ऐसे हैं कि आपकी कितनी प्लानिंग्स है, बजट कितना है, उसके हिसाब से हम लोग तय करते हैं। जैसे अगर कैफ़े खोलना है, या आपको कहना चाहिए कि छोटे गेम जोन खोलने हैं, तो वो 20 से 25 लाख रुपए का पॉकेट है, जिसमें हम सिक्योर बिजनेस के साथ में एक फिक्स ROI कंप्लीट करके देते हैं। IHM से पास आउट स्टाफ है हमारे, चाहे वो सेफ हो, चाहे वो हमारे मैनेजमेंट देखने वाली टीम हो, चाहे स्टूवर्ड कैप्टन हो, तो हम पूरे ट्रेंड आदमी, मशीनरीज, और हम आपको हैंडमेड कॉफ़ी बनाना, हमारे रागी के आटे के ही ब्रेड्स, जो ब्रेड्स हम बर्गर में या चीज़ों में यूज़ करते हैं, तो हमारा हेल्थी प्रोडक्ट की तरफ पूरा फोकस है। और इसमें हमारा CCP, ब्लैक बीन्स और 3-4 और ब्रांड है जो हमारी गूगल ID पे या हमारे पेजेस पे मिल जाएंगे। बाकी रेस्टोरेंट के प्योदा ढाबा, बियर फैक्ट्री, मुसाफिर, बंजारा, हाउस ऑफ रास्ता, माई बार 360, पिचेस कैफे बार, गार्लिक ब्रेड, ये सभी वो ब्रांड्स हैं जो आप हमसे जुड़ के ले सकते हैं, जिनमें एक फिक्स ROI और एक सिक्योर बिजनेस के साथ में हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आपके खुद के स्टाफ को एक सेटअप के साथ में देते हैं, जिसमें एक जीरो लॉस की तरफ लेके जाता है, और बिना एक्सपीरियंस के हम आपको फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं। अच्छा। एक शहर में हम फ्रेंचाइजी की लिमिट है हमारी, अगर उस फ्रेंचाइजी लिमिट पे अगर वो हमारा क्राइटेरिया नहीं फिट होता है तो हम फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं। और अगर आप फूड बिजनेस से नहीं जुड़े हैं तो हम नहीं फ्रेंचाइजी देंगे आपको। पहला मोटिव है कि आप फ्रेंचाइजी में आपका एक्सपीरियंस कितना है होटेलियर इंडस्ट्री से। बिना फ्रेंचाइजी के अगर हमने आपको दे दिया और आपने उसको लॉस वेयरिंग लेके चले गए तो उसमें हमारा ब्रांड खराब होता है। क्योंकि हमने इसमें दिन रात मेहनत करके एक विजन के साथ में प्लान किया है, तो हमारा मोटिव ये है कि हम आपको एक बैकबोन की तरह आपके साथ रहें, लेकिन आपका भी उसमें एक्सपर्टीज होना जरूरी है। या आप लेना चाहते हैं तो फिर एक सिक्योरिटी साइन करते हैं, हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और आपसे कमिट करते हैं कि आपको इतना समय आउटलेट पे देना ही होगा। इसमें पिज़्ज़ा फैक्ट्री भी हमारा ब्रांड है जो मल्टीग्रेन आटे के साथ में हम पिज़्ज़ा बेस तैयार करते हैं। तो वो अपने आप में मतलब एक्सपर्टीज़ है। पापा की एक रसोई है, भोपाली जायका है, ऐसे बहुत सारे कंटेंट है चूँकि कई बार बात करते समय याद नहीं रहता है मुझे, पर वो हमारे चल रहे हैं। फ्लेवर ऑफ चाइना है जो एक्चुअल चाइनीज़ कंटेंट पे ही काम है। टेस्ट पूरा
जो है एक्चुअल में नूडल्स कौन से लगने हैं, तो वो हम एक पर्टिकुलर एशियन कजिन्स का टेस्ट दे रहे हैं आपको। तो वो मोटिव है हमारा कि उसी मटेरियल को अवेलेबल कराना। बस उसमें गार्लिक सॉसेस जो है ना, उनके पैकेजिंग हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे नॉनवेज फ्रेगमेंट्स रहते हैं जो हमारे इंडियन लोग नहीं पसंद करते। तो सॉसेस हम खुद मेड करते हैं। हमारे कंपनी में हमारा खुद का वेयर हाउसेज है, हमारे खुद के किचन के अंदर इक्विपमेंट्स है जिसमें हम सॉसेस भी खुद बनाते हैं। आपके तो लेक्चर्स वगैरह भी रहते हैं IHM में और इनमें, किस तरह के लेक्चर्स रहते हैं? और आई एम श्योर ये जितना हमने बात की उससे ये समझ आया है कि ऑलरेडी बहुत कुछ सीखने को तो उनमें भी मिलता होगा। हमारा मोटिव ये है, चूँकि मैं IHM वगैरह में फ्रेशर बच्चों को भी और जो पास आउट हो रहे होते हैं उनको भी मोटिवेशंस के लिए मैं जाता हूँ, लेक्चर्स के लिए। मेरा मोटिव यही है कि आप बिजनेस को जब तक उसकी बारीकियों के बारे में नहीं जानेंगे, और एक IHM पास आउट बच्चे को बैक ऑफिस से लेकर फ्रंट ऑफिस तक का पूरा काम आना चाहिए। अगर वो हाउस कीपिंग देख रहा तो किचन की भी एक्सपर्टीज चाहिए, बाहर की भी चाहिए, फ्लोर की भी चाहिए, पोडियम की भी चाहिए। मतलब पेड़ पहले छोटा होता है, फिर वो एक युवावस्था में आता है, फिर वो वृद्धावस्था में जाता है, तो उसके सभी रूप होते हैं। तो इंडस्ट्री में भी बेसिक चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑनर है तो पहले नौकर बनना आपको आना चाहिए। आपने देखा होगा साहजी भाई ढोलकिया जो बहुत बड़े हीरा व्यापारी हैं, वो अपने बच्चों को भी पढ़ाई करने के बाद 1 महीने या 2 महीने के लिए वो अननोन जगह पे भेजते हैं कि जाके पहले वहाँ बर्तन क्लीन करो, वेटर बनो, स्टूवर्ड बनो। आप जब तक आपके पैर में बेवाई, हमारी भाषा में बोलते हैं एड़ियाँ फटना, जब तक वो एड़ियाँ नहीं फटेंगी उसका दर्द, उसकी पीड़ा आपको नहीं समझ में आएगा। तो जब तक कहते हैं जाके पैर में ना फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो वो जब तक आदमी को कष्ट, बेसिक चीज़ों का ज्ञान, भाई एक फादर ने अपनी सेविंग को आपके साथ में एक कोलाब्रेशन किया कि भाई आपके लिए कमाया है, लेकिन वो पीड़ा आपको जब तक नहीं पता चलेगी कि एक बेकरी को बनाने में या कैफ़े को बनाने में कितना पसीना, कितना मेहनत, कितना ताकत, कितना डेडिकेशन। मतलब एक लाइन में कहेंगे कि आपके काम को करने के लिए डेडिकेशन यानी जुनून होना चाहिए। सक्सेस तभी है जब आप उसको जुनून की तरफ लेके चले जाओगे। एक आखिरी सवाल, कोई भी ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जैसे मैंने अभी जब बात की फ्रेंचाइजी मॉडल की भी, आपकी कुछ चीज़ें क्लियर थी, आपको पैसे से ज़्यादा अपने ब्रांड को बड़ा बनाना है और ब्रांड कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो किसी भी ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने की क्या ट्रिक्स? सबसे पहला कि उस काम को अगर वो नया है तो पूरा उसको स्टडी करे। और मैंने बोला कि IHM स्टाफ की तरह वो बैक से लेके, जीरो से लेके फ्रंट ऑफिस तक का पूरा उसको खुद को प्रैक्टिकल के साथ में काम करना होगा। एक ही बात मैं कहूँगा कि डेडिकेशन, और उसके लिए उसका समर्पण ही उसको बड़ा बनाएगा और सक्सेस बनाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।